नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत और आगरा से खबर लेते हैं, जहां पर 11 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आगरा में अब 678 हुई है मरीजों की तादाद। आगरा में नहीं रुक रहा है कोरोना का संक्रमण। एक के बाद एक रोज कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब आगरा में 11 नया मामला निकलकर सामने आया है और आज से ग्रीन और ऑरेंज जोन की जिला अदालतें काम करना शुरू कर देंगी, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी कामकाज शुरू नहीं होगा। यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अदालतें काम केवल अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई के लिए ही करेगी। तो ऑरेंज जोन में खुलेगी और ग्रीन जोन में खुलेगी अदालतें, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी भी कामकाज वहां पर नहीं होगा। अगर बहुत जरूरी हुआ तभी हाईकोर्ट में कामकाज होगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अदालती कामकाज केवल अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई के लिए होगी। और देवरिया में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब बढ़कर 3 हो गया है। हाल ही में मुंबई से लौटा था युवक, विशेष निगरानी में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। युवक ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। भटनी हरैया गांव किया गया है, इसे सैनिटाइज और सील होगा इलाका। डीएम अमित किशोर ने इस बात की पुष्टि की है। तो खबर मिल रही है कि देवरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले में पाया गया है और अब यह आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। मुंबई से लौटा था, इसकी एक मेडिकल हिस्ट्री है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसे भर्ती करा दिया गया है और अब जहां का रहने वाला यह व्यक्ति है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इलाके को सील कर दिया गया है और इस बात की जानकारी डीएम अमित किशोर ने दी। और बदायूं में कोरोना को लेकर बुधवार को राहत की खबर आई। जिले में कुल 16 केस पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद इन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब इलाज के बाद इनमें से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद इन 13 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब महज 3 मरीजों का ही इलाज जारी है। जनपद में हमारे यहाँ अभी तक 16 केस पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 13 केस हमारे ठीक होकर बरेली से वापस आ गए हैं और आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 3 केस हैं जो कि बरेली में भर्ती हैं। और अंबाला समेत पंजाब के तमाम शहरों में 1188 मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस हरदोई पहुंची। इनमें से 12 मजदूर संदिग्ध पाए गए, जिनके बाद उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन मजदूरों के पहुंचने के दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सभी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग के बाद उन्हें बसों के द्वारा उनके घरों की ओर रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी मजदूरों को 15 दिन का राशन भी दिया गया है और उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग बिना किराए के आराम से आ गए हैं। हमारा बच्चे और हम तीनों लोग बच गए थे, वहाँ पे फंस गए थे। हमारा घर वाले होली में घर पे आ गए, वो घर में फंस गए। हम वहाँ पे क्या करते, कंपनियाँ बंद हो गई थी। वहाँ पे 40 दिन से फंसे हुए थे हम, तो खाने की भी दिक्कत हो रहा है। जब कंपनी वगैरह खुलेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो फिर खाने की दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो है कि मतलब हमारी सरकार अच्छी है, तो हमें अपना वापस बुला लिया, तो हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज अम्बाला से हरदोई कुल 1188 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए हैं। इसमें से अधिकतर लोग हरदोई जनपद के हैं। इन लोगों को बसों से क्वारंटाइन सेंटर पे भेजा जा रहा है और आज इनमें से 12 लोग फिलहाल संदिग्ध पाए गए हैं, जिनको नमूना परीक्षण के लिए, कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कई मजदूर ऐसे हैं जो इन सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ पैदल ही घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। कासगंज में ऐसे ही बहुत से मजदूर नजर आए जो लखीमपुर, शाहजहांपुर जाने के लिए हरियाणा से पैदल ही चल पड़े। मजदूरों ने बताया कि बस के लिए पंजीकरण भी कराया था, लेकिन उन्हें उसका लाभ नहीं मिला और जब पैसे और खाना खत्म हो गया तो परिवार के साथ पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। रोहतक में सर मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी में करते करते पैसा नहीं बचा, कमा रहे थे, अब घर जा रहे हैं। सरकार ने बस लगाई थी, सरकार ने बस लगाई थी, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, हमें बस नहीं मिली, ना कोई अप्लाई आई, इसलिए घर हम निकल पड़े।
और सीएम योगी आज टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही दूसरे प्रदेशों को भेजे जाने वाले मजदूरों की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बारे में सीएम योगी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। और लॉकडाउन के चलते प्रदेश के ज्यादातर उद्योग धंधे बंद हैं, जिससे इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में योगी सरकार ने उद्योगों को राहत देते हुए श्रम कानूनों में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है। उद्योगों पर सिर्फ 4 कानून ही लागू होंगे। इनमें इमारत और अन्य निर्माण श्रमिक कानून, मेहनताना भुगतान की धारा 5, कामगार मुआवजा अधिनियम और बंधुआ मजदूर अधिनियम शामिल होंगे। और सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद कानपुर के लगभग सभी उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे मजदूरों को रोजगार मिलने से उनमें खुशी की लहर है। वहीं उद्योगों के संचालकों ने भी कोरोना से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सभी मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों की सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए जा रहे हैं और उनका टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। कंपनी में हम लोग जैसे एंट्री करते हैं, कंपनी ने बुलाया, जैसे एंट्री करते हैं पहले हमारा जो है थर्मल होता है, फिर उसके बाद सैनिटाइज़र किया जाता है हम लोग। उसके बाद फिर अपने अपने जो काम निर्धारित है उस जगह पे हम लोग जाके काम करते हैं। प्रिकॉशन के जैसे कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं कि थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए गेट पे घुसते ही और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का नियम पालन करता जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन हो रहा है, काम शुरू होने से पहले होएगा और काम खत्म होने के बाद होगा। और तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले पर चिंता का विषय है और स्थिति को भांपते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार अब रेलवे स्टेशन पर रेलवे आइसोलेशन कोच बनाने जा रही है। बड़े खतरे के लिए बड़ी तैयारी। रेलवे कोच के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस जारी। 215 रेलवे स्टेशंस को सरकार ने किया चिन्हित। मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है और ये एक बड़े खतरे की ओर इशारा भी है। और इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि देश भर में 215 स्टेशंस को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इन स्टेशंस पर कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात किए जाएंगे। सरकार ने देश भर के 215 स्टेशंस की लिस्ट जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के वो लोग जो माइल्ड रूप से संक्रमित हैं, उनके लिए ज्यादा क्रिटिकल होने की संभावना नहीं होती। लिहाजा इस वजह से ऐसे माइल्ड संक्रमित मरीजों को इन आइसोलेशन कोच में रखा जाएगा। रेलवे अभी तक 5,000 ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर चुका है और इनमें सारी हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई गई हैं। लेकिन अब 23 राज्यों के 215 स्टेशन पर आइसोलेशन वाली ट्रेनों को खड़ा किया जाएगा ताकि आइसोलेशन वार्ड को यूज किया जा सके। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र ने 215 रेलवे स्टेशंस की सूची जारी की है। इन स्टेशनों पर रेलवे आइसोलेशन कोच को तैनात किया जाएगा। इन्हें कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को इन विशेष कोच में रखा जाएगा। 215 स्टेशन में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। विशेष कोच में मरीजों के लक्षण और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। राज्यों के मांग के मुताबिक रेलवे विशेष कोच को इन चुने हुए स्टेशनों पर तैनात करेगा, जो आने वाले खतरे को देखते हुए अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगरा से फिर आपको खबर बता दें कि यहां पर नए 11 कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं। आगरा में अब ये तादाद बढ़कर 678 हो गई है। मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है। आगरा में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक बार फिर से कई मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 678 अब मरीजों की संख्या आगरा में कोरोना पॉजिटिव की हो गई है। तो आगरा में रोजाना करीब 12-13 लोग अमूमन देखे गए हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लगातार प्रशासन कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो तादाद है आगरा में वो 678 तक पहुंच गई है। एक ही जिले में 678 ये मामला अब पहुंच चुका है। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्या ये सारे हॉटस्पॉट क्षेत्र से हैं या फिर कोई बाहर का भी है कोरोना संक्रमित व्यक्ति? जी बिल्कुल, ये जो 11 नए मरीज मिले हैं इसमें ज्यादातर हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं और बाकी जो हैं
वो जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनके संपर्क वाले, यानी कहीं न कहीं से उनके संपर्क में आए तो इससे उनको कोरोना हुआ। तो इस तरह से 11 नए मरीज मिलने के बाद 678 संख्या हो गई। कह सकते हैं अब 700 की ओर बढ़ चला है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। और कई राज्य ऐसे हैं जहां इतने मरीज नहीं हैं जितने मरीज आगरा में पाए जा चुके हैं। तो एक तरह से अब कोरोना योद्धा भी पीड़ित हो रहे हैं। पुलिस की मौत हो गई है, एक पत्रकार की भी मौत हुई है रात में। तो अब स्थिति चिंताजनक है और इसके समाधान के लिए सरकार ने एक अलग से आईएएस की तैनाती भी कर दी है और उन आईएएस की जिम्मेदारी होगी कि वह सीएमओ दफ्तर में बैठ करके क्या क्या हो रहा है कोरोना को लेकर, कितने सैंपल तो लिए गए, हिमांशु, कितनी जो 11 मामले लगातार हॉटस्पॉट से ही अब निकलकर सामने आ रहे, जिस तरह से आपने बताया कि किसी न किसी तरह से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं, तो क्या यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग हो रही है हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में और तभी इस तरह के मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, रैंडम सैंपलिंग भी हो रही है और सैंपल लेने की संख्या भी ज्यादा हो गई है। अब 3 जगह जांच हो रही है। आगरा में 2 जगह पर हो रही है, एसएन मेडिकल कॉलेज में और जालमा संस्थान में, साथ ही साथ केजीएमयू लखनऊ में। तो बहुत ज्यादा जांचें हुई हैं। आगरा में 8000 से ज्यादा जांचें कल तक हो चुकी थी। तो एक एक दिन में 700-700 जांच हो रही है। पहले 150, 200, 250 जांच होती थी। तो इसका भी एक असर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितनी जल्दी टेस्ट हो जाएगा, लोगों को कोरोना पॉजिटिव है तो उनका इलाज बिल्कुल, जल्दी होगा। जांच और ज्यादा हो रही है, जांच रैंडम सैंपलिंग ज्यादा हो रही है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इसको तोड़ना जरूरी है और उसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती को लेकर गुरुवार को विवाद हो गया। इससे सदियों पुरानी परंपरा भी टूट गई। यह आरती करने वाले अर्चकों का आरोप है कि मंदिर प्रशासन ने उन्हें आरती करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया और विरोध के चलते उन्होंने बीच सड़क पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर सप्तऋषि आरती की। इस विवाद की वजह से मंदिर प्रशासन और महंत परिवार के बीच विवाद बताया जा रहा है। मंदिर से जुड़े अधिकारियों ने अर्चकों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और उसी वजह से उन्हें आरती करने से रोका गया, जबकि महंत परिवार ने इस आरोप को गलत बताया है। वो कुछ नहीं बताया, बोले कि आज आरती आप लोग नहीं करेंगे। सारे अधिकारी लोग हम लोग जो कहे आप लोग जाइए, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग भीख मांग के चाहे जैसे भी आके भगवान की सेवा करते हैं चले जाते हैं। हमको कोई कुछ भी नहीं करता है, सब आप लोगों के वजह से सब होता है। जितने भी भक्त लोग हैं उनसे होता है। ये विश्व के नाथ है, इनके साथ षड्यंत्र हो रहा है तो क्या होगा? पूरा विश्व भोग रहा है। आज हम लोगों को वंचित किया जाता है, हमारा क्या कसूर है? आप जाके देखें नीचे जो है हमारी पुश्तैनी जो मूर्ति है, जो हमारा कुल देवता है, वो मंदिर के अंदर है। हमने इनको 10 बार दिखाया है, 10 बार बताया है। इन्होंने बोला अपना मकान दे दो, हमने दे दिया विश्वनाथ के लिए। विश्वनाथ के लिए तो हमने अपना मकान दे दिया 500 साल पहले। 500 साल पहले हमने अपना मकान दे दिया विश्वनाथ जी को। उसके बाद भी आज यही लोग बोल रहे हैं ऐसा। हमारा आज खतौनी में हमारे परदादा का नाम आज भी है। ये लोग सब फड़वा दिया नगर निगम से। और मुरादाबाद की कंपनी शांति भोग फूड प्रोडक्ट कंपनी पर लखनऊ के कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पर धोखाधड़ी और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कंपनी को 5000 राशन किट सप्लाई करने का ठेका मिला था, लेकिन आरोप है कि जांच में राशन घटिया निकला, जिसके बाद कार्रवाई की गई। और भले ही पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन गुंडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में एक शर्मनाक मामला रायबरेली से सामने आया। यहां के भदोखर थाना क्षेत्र के मनेहरू गांव में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद एक महिला की लाठियों से जमकर पीटा और उसके साथ गाली गलौज अभद्रता की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। और हरदोई के शाहबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव कालागाड़ा में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। हॉरर किलिंग की वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आरोपी पिता अपने नाबालिग बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था। उसने अपनी पत्नी, पिता और भाई के साथ मिलकर किशोरी को दवा दिलाने के बहाने गांव के बाहर लेकर गया और उसकी हत्या कर शव को दफना दिया। किशोरी के पिता ने उसकी लापता होने की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करा दी, लेकिन जांच के बाद मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। अपनी पुत्री की हत्या कर दी गई तथा जुर्म को छिपाने के लिए
इनके फादर के द्वारा थाने पर गुमशुदगी की सूचना हुई, जिसको बाद में तरमीम करके अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो ये बात सामने आई कि पुत्री की हत्या पिता के द्वारा ही की गई है और उसमें पिता और उसके लड़की के बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और फर्रुखाबाद में गंगा में नहाते समय 55 साल के बुजुर्ग और उनके 15 साल के नाते की डूबने से मौत हो गई। मृतक भोजपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 15 साल का अल्तमस गंगा में नहाने गया था, लेकिन वो गहराई में डूबने लगा तो उसके दादा शराफत उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों ही डूब गए। हादसे की खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया और स्थानीय युवकों ने दोनों के शव को गंगा से बाहर निकाला। और मऊ जिले में रसोई गैस की कालाबाजारी का मामला अब सामने आया है। यहां पर मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने गैस एजेंसी संचालक पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि गैस एजेंसी संचालक घरेलू गैस 600 रुपए के बजाय 850 रुपए में बेच रहा है और इस मामले के सामने आने के बाद ग्राम प्रधान ने गैस एजेंसी के संचालक से फोन पर बात की। फोन पर गैस एजेंसी के संचालक ने 850 रुपए में गैस सिलेंडर बेचने की बात मानी और कहा कि जिन भी लोग को गैस सिलेंडर महंगा दिया गया है उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। वहीं अब ग्राम प्रधान और गैस संचालक का फोन पर बात करने का ऑडियो वायरल हो रहा है। 1 मई 2020 को सरकार द्वारा गैस का रेट जो है 600 रुपया निर्धारित किया गया, जिसे मोहम्मदाबाद सामर्थ्य गैस एजेंसी मोहम्मदाबाद द्वारा 850 रुपये में हमारे ग्राहकों को बेचा गया। जो ग्राहक आके हमारे यहाँ शिकायत की